बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज का सेशन स्टार्ट करते हैं जो कि है हाउ टू डिज़ाइन एन इफेक्टिव सीवी फॉर विनिंग अ मास्टर और पीजी स्कॉलरशिप अब्रॉड और इंटरनेशनल स्कॉलरशिप। तो आज इस सेशन में हम थोड़ा सा बात करते हैं कि आप जब एक स्कॉलरशिप के लिए अप्लाई करते हो कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स जो है आपको शॉर्टलिस्ट करवाती है। उसमें आपकी जो फर्स्ट सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है वो आपकी सीवी है, फिर उसके बाद आपकी कवर लेटर और मोटिवेशनल लेटर है। अगर उन लोगों ने रिसर्च प्रपोजल मांगा है तो आपका रिसर्च प्रपोजल होता है। तो आज के इस सेशन में हम बात करते हैं कि हम एक इफेक्टिव सीवी कैसे बना सकते हैं जो कि हमें एक स्कॉलरशिप विन करके दे। तो और उसमें क्या क्या चीज़ें इंक्लूड हम करें, जो नेसेसरी चीज़ें हैं। आपकी प्रोफाइल समरी आ जाती है या उसको हम ऑब्जेक्टिव भी कहते हैं। आपका जो है एक्सपीरियंस आ जाता है, आपने एक्सपीरियंस को कैटेगराइज करना है, रिसर्च एक्सपीरियंस, टीचिंग एक्सपीरियंस और इंडस्ट्री एक्सपीरियंस। अगर आपका तीनों में एक्सपीरियंस है, सही है। अगर आपका जस्ट टीचिंग में है तो आप ऑब्वियसली बात है आप टीचिंग एक्सपीरियंस लिखोगे। अगर आपका रिसर्च एक्सपीरियंस है तो आपने रिसर्च एक्सपीरियंस लिखना है। अगर आपका इंडस्ट्री में एक्सपीरियंस है तो आप इंडस्ट्री एक्सपीरियंस भी सेपरेट लिखोगे। फिर नेक्स्ट है एजुकेशन। अगर आप मास्टर के लिए अप्लाई करना चाहते हो तो आपने बीएस की डिटेल्स थोड़ी बहुत पुटअप करनी है, और अगर आप पीएचडी के लिए करना चाहते हो तो फिर आपने बीएस एमएस दोनों की डिटेल्स पुटअप करनी है। फिर नेक्स्ट है पब्लिकेशन, कि आपके कितने पब्लिकेशंस है, उसके टाइटल, कहाँ पे पब्लिश है, कॉन्फ्रेंस में पब्लिश है, जर्नल में है, उसका इफेक्ट फैक्टर क्या है। फिर प्रोजेक्ट्स, आपने कुछ सेमेस्टर छोटे मोटे प्रोजेक्ट्स की है या आर&डी प्रोजेक्ट की या किसी इंडस्ट्री प्रोजेक्ट की या किसी बंदे के साथ कोलैबोरेट किया है तो आप उन प्रोजेक्ट्स के बारे में लिख सकते हो। और इसके अलावा जो अगर आपने कुछ अवार्ड्स, अचीवमेंट्स या कोई वॉलंटियर आपने कोई काम किया है और वहाँ से आपको कोई सर्टिफिकेशन वगैरह मिली हो। फिर नेक्स्ट है आपका ट्रेनिंग कोर्स और सर्टिफिकेशन और वर्कशॉप। आपने कोई ट्रेनिंग ली है, ऑनलाइन कोई कोर्सेज की है स्किल्स गेट करने के लिए, कोई सर्टिफिकेशंस की है, कोई वर्कशॉप्स अटेंड की है इंटरनेशनल लेवल पे या नेशनल लेवल पे, व्हाटएवर जो भी है आप वहाँ पे उसकी डिटेल्स पुट अप कर सकते हो। फिर आपका नेक्स्ट आ जाता है आपका स्किल्स। आपके स्किल्स में आपके टेक्निकल स्किल्स भी आ जाते हैं, कंप्यूटर स्किल्स भी आ जाते हैं, और इस तरह जो भी आपके डोमेन के स्किल्स है आपने वहाँ पे अपनी चीज़ें पुटअप करनी है। लास्ट जो है वो है आपके रेफरेंसेस में कुछ लोग शिकायत यही करते हैं कि हम प्रोफेसर का नाम डाल देते हैं, बट वो बाद में उस पोजीशन के लिए उनसे जब ईमेल की जाती है कि आप उस बंदे के लिए रेफरेंस लेटर ऐड अप करें तो प्रोफेसर बाद में कहते हैं कि आप तो डेली आप लोग अप्लाई करते हो बट हमारे पास इतना टाइम नहीं होता, तो हम क्या करें। तो इस केस में पहले तो आप जो है अगर आप प्रोफेसर को अप्रोच करते तो प्रोफेसर के पास वाकई इतना टाइम नहीं होता और कि वो आपके हर एक पोजीशन के लिए एडमिशन लेटर्स या रेफरेंस लेटर ऐड अप करे। तो आप अगर आपका प्रोफेसर के साथ अच्छे ताल्लुकात है, मींस के टर्म्स एंड कंडीशन जिस तरह आपने उसके साथ काम किया है और आप उसके गुड बुक्स में हो कि ये बंदा बहुत मेहनती है और अच्छा प्रोफाइल है इसका, तो वो चीज़ें ऐड अप करवा देता है, मतलब वो कर देता है। बट समटाइम्स जो है इस केस में समटाइम्स आप प्रोफेसर को रिक्वेस्ट कर सकते हो, अगर आपको इस तरह ईमेल आती है आप मुझे एक्सेप्टेंस लेटर, रेफरेंस लेटर दे दे, मैं खुद अपलोड करूँगा या करूँगी, वो आप उससे एक रिक्वेस्ट कर सकते हो अगर वो उस बात पे मानता है। या फिर ये है कि आप असिस्टेंट या एसोसिएट प्रोफेसर के पास जाते हो, या तीसरा आपके पास ये ऑप्शन है कि आपने जहाँ पे इंडस्ट्री में किसी के साथ काम की या किसी लैब में आपके साथ काम की या किसी टीम वर्क में एक बंदे ने आपने एक बंदे के साथ काम किया जो कि टीम लीडर था, आप उनसे रेफरेंस लेटर ले सकते हो। या आपने किसी के साथ पेपर में काम किया है आप उनसे भी एक्सेप्टेंस लेटर ले सकते हो अगर आपका वो सीनियर है और वो उस फील्ड का एक्सपर्ट है, सही है। जिसका मतलब अगर आप उस फील्ड में 3 से 5 साल का एक्सपीरियंस हो तो आप उनसे भी रेफरेंस लेटर ले सकते हो। तो ये हमारा कंटेंट है, हम इसके बारे में अब मज़ीद बात करेंगे कि हमने सीवी में इन चीज़ों को कैसे पुटअप करना है। अच्छा, जो अभी सीवी के बाद जो टिप्स थे या मैंने जो सीवीज़ रिव्यू किए थे तो उसमें कुछ लोग जो मिस्टेक्स बार बार कर रहे थे, तो या फिर लोग कहते हैं कि हमें समझ नहीं आ रही हम किस तरह टास्क को एलेबोरेट करें या हम अपने रिस्पॉन्सिबिलिटी को किस तरह लिखें। तो यहाँ पे मैंने कुछ मल्टीपल लोगों के सीवीज़ को, मतलब उस सिंपल से अलावा मैंने 2-3 और सीवीज़ को मिक्सअप करके चीज़ें बताई है। अब जिस तरह लास्ट टाइम हमने ये चीज़ें बताई थी कि सीवी में ये चीज़ ज़रूरी है, ये कंटेंट जो अभी हमने डिस्कस की है। तो अब जिस तरह फॉर एग्जांपल ऑब्जेक्टिव्स में एक बंदे ने इस तरह लिखा है डायनामिक एंड रिजल्ट ड्रिवन एआई, मतलब ही ऑब्वियसली पता चल जाता है कि इसने खुद नहीं लिखा। अब इस एक बंदे ने इस तरह लिखा है तो ये भी उसने बहुत चीज़ शॉर्ट करके लिखी है, इतनी शॉर्ट भी नहीं लिखनी और इसमें उसकी कोई रिफ्लेक्शन नहीं आ रही कि ये कर क्या रहा है,
कहना क्या चाहता है। तो आपने चीज़ों को इस तरह ऑर्गेनाइज़ करना है कि आपको खुद भी समझ आए, दूसरे बंदे को भी समझ आए। अब जिस तरह फॉर एग्ज़ाम्पल ये 2 बंदों ने मुझे सीवी भेजी है, मैंने उसके जस्ट ऑब्जेक्टिव्स उठा के यहाँ पे पेस्ट किए, तो ऑब्वियसली बात है जब मुझे समझ आ रही है कि ये सही नहीं है या एआई जनरेटेड है, तो वो तो प्रोफ़ेसर्स है, वो तो उनका सालों साल कितने सालों का एक्सपीरियंस है, तो उनको तो ऑटोमेटिकली पता चल जाएँगे। वो विदिन सेकंड्स जो है आपके सीवी को या तो टेबल पे रखेंगे कि हम इसको सेलेक्ट करें, या फिर उसी 5 या 10 सेकंड में वो एक्चुअली जो इवैल्यूएटर होता है ना, कम्युनिटी इवैल्यूएटर, वो जो स्पेशली मतलब जो इंडस्ट्री में लोग होते हैं जो जॉब के लिए सेलेक्ट करते हैं, वो जस्ट सीवी 3 से 5 सेकंड तक देखते हैं कि ये बंदा हम शॉर्टलिस्ट कर रहे हैं या नहीं। अगर पीएचडी में कोई वो बंदा शॉर्टलिस्ट कर रहा है तो ऑब्वियसली चलो वो 5 से 10 या 15 सेकंड ले लेगा। उनको पता चल जाता है कि ये सीवी उसने एआई के थ्रू बनाई है, ये किसी और से कॉपी पेस्ट की है या क्या की है, सही है? तो आपने ये चीज़ें मिस्टेक्स नहीं करनी। अब जिस तरह एक बंदे ने रिसर्च ऑब्जेक्टिव काफ़ी ज़्यादा एक अच्छी तरीके से लिखा है, तो इसको मैंने टिक मार किया कि ये एक अच्छा वे है। अब इसने एक दूसरे बंदे ने बहुत शार्प लिखा है, तो और उससे उस तरह को इसकी स्किल्स भी इतनी रिप्रेजेंटेटिव मुझे नहीं लग रही, तो मैंने उसको क्रॉस किया कि मतलब ये इतना इफेक्टिव नहीं है कि आप ऑब्जेक्टिव इतना शॉर्ट लिख लें। फिर एक बंदे ने इस तरह लिखा है, ये इसको मैं कुछ मिड लेवल का कह दूंगा कि इसमें भी इसने बहुत ज़्यादा टर्मिनोलॉजी ऐसी यूज़ की है, शायद मुझे उस टर्मिनोलॉजी का ज़्यादा पता नहीं उसके उनके फील्ड का, तो शायद बट फिर भी उसका अच्छा है। और रिसेंटली ये बंदा जो है ऑलरेडी शॉर्टलिस्ट भी हुआ है, इंटरव्यू भी हो चुकी है और ऑलरेडी एक स्कॉलरशिप उसने अवेल कर लिया है। तो इस वजह से मैंने उसकी फिर सीवी से ये चीज़ उठा के टिक मार्क कर दी कि ओके। अब दूसरे बंदे ने इस तरह की, तो अगर आप एक ही लाइन चीज़ लिख रहे हो तो फिर आप किस तरह एक्सपेक्ट कर सकते हो कि आपको रिजेक्शंस आ रही है? तो रिजेक्शंस तो ऑब्वियसली आएंगी ना, जब आप इस तरह की छोटे मोटे मिस्टेक्स करोगे तो आप खुद अंदाज़ा लगा लें कि लोग क्या क्या मिस्टेक्स कर रहे हैं। अब एक बंदे ने जो है इस तरह काफ़ी ज़्यादा डिटेल से लिखी, ये तो खैर फॉरेनर है, हमारे साथ एक कुलीग है, बट उसने काफ़ी ज़्यादा डिटेल से लिखी। इतनी डिटेल से भी नहीं होनी चाहिए, ठीक है, बट इतनी डिटेल से अगर आपका ज़्यादा भी एक्सपीरियंस है तो इतनी डिटेल से फिर आप मत जाए। ये भी एक बंदे ने बहुत ज़्यादा इन शॉर्ट टर्म में चीज़ें लिखी है, और मतलब कम्युनिकेशन, इंटरपर्सनल स्किल एंड कोलैबोरेटिव टीम एनवायरनमेंट्स, तो अभी इससे आपका रिसर्च स्किल कहाँ रिप्रेजेंट हो रहा है? कहीं से भी नहीं, आप रिसर्चर लग रहे हो। तो ये चीज़ें जो होती है जो कि आपको रिजेक्शन की तरफ लेके चली जाती है। अब जिस तरह एक्सपीरियंसेस के लिहाज से, अब जिस तरह ये एक और पर्सन की एक्सपीरियंस है कि उसने अपना वर्क को किस तरह रिप्रेजेंट किया था, उसने अपने टास्क को किस तरह लिखा है कि हम सैंपल्स कलेक्शन करते हैं, रीएजेंट्स प्रिपरेशन या पता नहीं व्हाटएवर जो भी उनके फील्ड का एक टाइटल है। फिर उस तरह उसने डिफरेंट टास्क को डिफरेंट वे में पॉइंट्स टू पॉइंट्स लेके कि वो उस टाइम जब वो एज अ रिसर्च वर्कर था तो वो वहाँ पे क्या क्या कर रहा था या क्या क्या कर रही थी। फिर ये एक और है कि उसने अपने पॉइंट्स को किस तरह लिखा है जब वो एज ए इंटर्नी थी या इंटर्नशिप वो वहाँ पे कर रही थी, तो उसने ये चीज़ें किस तरह लिखी है। तो यहाँ से आपको आइडिया हो सकता है कि आप एक ऑर्गेनाइजेशन में काम कर रहे हो, आप एज ए रिसर्चर काम कर रहे हो, तो आपने अपने टास्क को एनालाइज करना है, चीज़ों को ऑब्जर्व करना है कि आपने वहाँ पे कैसे कैसा काम किया था, आपने कौन से टूल्स पे काम किया था, आपने फर्स्ट स्टेज पे क्या किया, सेकंड स्टेज पे क्या किया। तो आप उन चीज़ों को एक रफली लिख के फिर उसको बेशक आप चैट जीपीटी को दे दें कि उसको थोड़ा सा ऑर्गेनाइज फॉर्म में और वेल स्ट्रक्चर फॉर्म में मुझे दे दें ताकि मैं सीवी में ऐड कर सकूं, तो वो आपको बहुत एक्यूरेट लाइंस आ जाती है। फिर ये फिर कुछ प्रोजेक्ट्स के लिहाज से कि आपने प्रोजेक्ट में, अब जिस तरह मैंने एक सिंपल दिखा दिया, प्रोजेक्ट में मैंने कुछ और लिखा था, यहाँ पे इस पर्सन ने कुछ और तरीके से प्रोजेक्ट एड अप किया है, बट ये खैर सीएस के लिहाज से। अब ये देखो उसने सीएस के लिहाज से अपना एक लिंक भी दिया हुआ है कि ये प्रोजेक्ट यहाँ पे पड़ा भी है, आप यहाँ पे देख सकते हो, तो इस प्रोजेक्ट की फिर ऑथेंटिकेशन और भी ज़्यादा हो जाती है। तो ये चीज़ें मैटर करती है। आप जिस तरह अपनी चीज़ों को रेफरेंस दे के कि ये चीज़ यहाँ पे पड़ी है या ये मेरा पोर्टफोलियो है, आप यहाँ पे जाके देख सकते हो, तो वो आपके काम को ऑथेंटिक बना के आपको और भी हाईलाइट कर देता है। फिर जो है कुछ स्किल्स जो है ये मतलब कंप्यूटर के अलावा कोई और स्किल्स है, तो अब जिस तरह मॉलिक्यूलर से रिलेटेड कुछ स्किल्स है, तो उसने स्किल्स में टेक्निकल स्किल अलग की है, बायो इन्फॉर्मेटिक्स स्किल्स अलग की है। तो अब उसने स्किल्स में क्या क्या चीज़ें लिखी है, तो आप भी इस तरह अपने फील्ड को एनालाइज करो, अपने स्किल्स को एनालाइज करो, आपने किन किन चीज़ों पर काम किया है, कौन से प्रोजेक्ट में आपने कौन से स्किल्स यूज़ किए, आप वही स्किल्स उठा के लिख लो ताकि आपको चीज़ें आपको भी क्लियर हो जाए। जब कल आप इंटरव्यू के लिए बैठोगे तो आपको वो चीज़ें भी क्लियर होगी। तो इस तरह आपके चीज़ें भी क्लियर होंगी, आपके डॉक्यूमेंट भी वेल डिज़ाइन और स्ट्रक्चर होगा जिससे आप शॉर्टलिस्ट हो सकते हो। अब ये एक और पर्सन ने अपने स्किल इस तरीके से लिखे, तो हर एक का लिखने का तरीका डिफरेंट है। मेरे लिखने का तरीका डिफरेंट है, इसके लिखने का तरीका डिफरेंट है, तो डिपेंड करता है। अगर फॉर एग्जांपल आप इतने ज़्यादा स्किल्स लिखते हो
फिर आपने इंटरव्यू में इन सब चीज़ों के आप एक्सपेक्ट भी करोगे कि आप अब इन सब से आपसे क्वेश्चन हो सकता है, वो आपसे यही पूछ सकता है कि स्केल के मुताबिक जो है आप खुद को कितना रेट करोगे। अगर इतना रेट कर रहे हो तो मुझे अब ये एक प्रोजेक्ट है या एक टास्क है, इंटरव्यू के टाइम ही आपसे पूछेगा कि आप इसको करो, क्योंकि ये चीज़ मैंने खुद देखी है, मेरे साथ भी हुआ है यही चीज़। जब आप एक चीज़ सीवी में लिखते हो तो वो उस चीज़ के बारे में पूछते भी हैं, सही है। तो आप वो चीज़ लिखो जिस पे आपको कमांड है। आप वो चीज़ ना लिखो कि जो कि आपने बैचलर में की और अब याद नहीं है। अगर आपने बैचलर में की है और आपने सीवी में लिखा है तो फिर उस चीज़ को प्रैक्टिस भी करो इंटरव्यू के लिए, कि अगर कल इंटरव्यू होगी तो कल इंटरव्यू होगा तो आपको वो चीज़ आनी चाहिए। तो ये सारी चीज़ें हैं जो कि आपको शॉर्टलिस्ट भी कर सकती है, और फिर ये है कि आपने डिपेंड भी करना है, आपने एक्स्ट्रा चीज़ें भी नहीं लिखनी ज़्यादा, सही है। तो ये चीज़ें जो है ये ज़रूरी टिप्स है जो कि आप लोगों को शॉर्टलिस्ट करवा सकती है इंटरव्यू के लिए। और आई होप कि ये सेशन आप लोग के लिए भी काफ़ी ज़्यादा फ़ायदेमंद होगा। और इसके बाद जो है आपको जो भी टॉपिक में या मतलब जो भी कुछ पॉइंट्स है तो आप कमेंट्स में बता सकते हैं, या फिर जो है इसके बाद जो है आप अपनी सीवी को डिज़ाइन करें और कुछ एक्सेप्टेंस वगैरह आती है या आपको लगता है कि ये बहुत ज़्यादा सेशन जो है हेल्पफुल है तो आप मुझे और कोई और टॉपिक भी बता दें। जब जिस तरह मेरा नेक्स्ट टारगेट है कि मैं मोटिवेशन लेटर पे थोड़ा सा काम करूं और उसको भी इस तरह ही डिज़ाइन करूं कि उसमें मैं आपको अच्छी तरीके से चीज़ समझा सकूं। तो मेरा नेक्स्ट टारगेट वो है कि चैट जीपीटी के थ्रू हम किस तरह एक अच्छा मोटिवेशन लेटर लिख सकते हैं, या फिर जिसकी इंग्लिश काफ़ी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है, कंटेंट राइटर है, आप उनसे लिखवा सकते हो या ख़ुद लिख सकते हो, तो वो डिपेंड करता है। तो मेरा नेक्स्ट सेशन उस पर होगा। इसके अलावा अगर आपको कोई और टॉपिक है तो कमेंट में ज़रूर बताइएगा कि मैं फिर उस पर काम स्टार्ट कर सकूँ। अगर आपको यूरोप को टारगेट करना है तो उसके लिए आपको यूरोपास सीवी चाहिए होगी। तो पहले हम यूरोपास सीवी यहाँ पे गूगल में लिख लेते हैं, आपको ये वेबसाइट मिल जाएगा। इस पर क्लिक करके यहाँ पे आपको ऑटोमेटिकली पता चल जाएगा, यूरोपास की वेबसाइट ओपन हो जाएगा। फिर अगर हम इसको ट्रांसलेट कर लेते हैं तो यहाँ पे आप जो है इसको लॉगिन करके आप यहाँ पे पहले अपना प्रोफाइल बनाएंगे, रजिस्टर होंगे, तो उसके बाद जो है आपको यूरोपास सीवी का इस तरह एक लुक आएगा, सही। जब आप उसमें लॉगिन या रजिस्टर करोगे, जब आप रजिस्ट्रेशन करोगे तो आपकी ईमेल वेरीफाई होगी, फिर लॉगिन करके आपने इस वेबसाइट पे ओपन करना है। तो उस टाइम आपके प्रोफाइल में आपने सारी इन्फॉर्मेशन पुट अप करनी है। अगर मैं स्टार्ट फ्रॉम प्रोफाइल के पे क्लिक करूँ तो ये मुझसे या रजिस्ट्रेशन मांग रहा है, या अगर मैं क्रिएट योर सीवी करूँ तो ये अभी मुझे शो नहीं करेगी जब तक मेरा प्रोफाइल नहीं होगा। तो मैं अगर यहाँ पे क्रिएट न्यू सीवी करूँ तो फिर आपके पास जब आप लॉगिन करोगे तो आपके पास ये 3-4 ऑप्शन इस तरह आएंगी, सही है। तो फिर इसमें जो है आपने यहाँ पे फर्स्ट अपना पर्सनल इन्फॉर्मेशन सारा पुट कर देना है। अबाउट मी में जो प्रोफाइल समरी है, प्रोफाइल समरी आपने पुट करनी है, पासपोर्ट या नेशनल आईडी व्हाटएवर जो भी है वो आपने दे देना है। इस तरह आपका ये सारा सेक्शन पर्सनल पे आ जाएगा। फिर जब आप इसको सेव करोगे तो फिर आपका नेक्स्ट सेशन आएगा, आप 1 बाय 1 जो है सेक्शन ऐड अप करोगे। वर्क एक्सपीरियंस, एजुकेशन, लैंग्वेज स्किल, कम्युनिकेशन, प्रोजेक्ट्स, जो है आपने एक एक चीज़, प्रोजेक्ट्स, पब्लिकेशन, हर एक चीज़ को ऐड अप करना है 1 बाय 1। तो ये एक तरीका है क्रिएट न्यू सीवी का यूरोपास में। दूसरा ये है कि अगर आपके पास ऑलरेडी एक फॉर्मेट गिवन है यूरोपास का तो हम फिर वहाँ पे जाएंगे। फॉर एग्जाम्पल जिस तरह मेरे पास ऑलरेडी एक सीवी फॉर्मेट है, मैं कोशिश करता हूँ, यहाँ पे मुझे नहीं मिलेगा। मैं इस पर क्लिक करता हूँ। अब मेरे पास ऑलरेडी एक सीवी है, सही, यूरोपास की। मैं क्या करता हूँ, मैं स्टार्ट फ्रॉम यूरोपास सीवी, स्टार्ट फ्रॉम प्रोफाइल में इस पर क्लिक करता हूँ और मैं यहाँ पे कहता हूँ कि मेरे पास ऑलरेडी एक सीवी है और आप जो है उसको अपलोड करें, मैं उसमें चेंज करना चाहता हूँ। तो जब आप जो है सीवी अपलोड करोगे तो सीवी में जिस तरह हमने कंटेंट की बात की थी तो कंटेंट में यहाँ पे मैंने सारी चीज़ें पुटअप की है, तो हम उसको एक बार देख लेते हैं। फॉर एग्जांपल यहाँ पे एक पर्सन है गुलहान व्हाटएवर जो भी उसका नाम है। अब मैंने उसमें बात की थी प्रोफाइल समरी की कि आपने प्रोफाइल समरी आपका ऑब्जेक्टिव क्या होना चाहिए। अब फॉर एग्जांपल मैंने यहाँ पे लाइन लिखी है कि गुलखान इज़ अ डेडिकेटेड रिसर्चर एट XYZ यूनिवर्सिटी। उसकी स्पेशलाइजेशन जो है इन फील्ड्स में है और उसकी एक्सपर्टीज़ जो है डिफरेंट डोमेन्स में है।
फिर उसके बाद करंटली रिसेंटली वो जिस डोमेन में या जिस टॉपिक पे काम कर रहे हैं वो ये है। तो मैंने एक 3-4 लाइन में उसकी पूरी एक समरी बता दी है कि उसकी प्रीवियस एक्सपीरियंस क्या था, अभी वो कहाँ पे काम कर रहा है और अभी करंटली वो किस टॉपिक पे या किस डोमेन में फर्दर काम कर रहा है। सही है। फिर उसकी सारी उसकी इन्फॉर्मेशन है, कोलंबिया से बिलोंग करता है, नेशनलिटी डिफरेंट है। सही है। तो ये मैंने जनरली एक रफली एक सैंपल बनाने के तौर पे मैंने सारी चीज़ की है। अब जो है मैंने आपको बताया था कि कुछ लोग जो है एक्सपीरियंस को नीचे कर लेते, एजुकेशन को टॉप पे लेके आ जाते हैं। सही है। तो यहाँ पे मैंने रिसर्च एक्सपीरियंस को इसलिए टॉप पे लेके लाया हूँ क्योंकि यूरोप में जब आप पीएचडी के लिए अप्लाई करते हो तो वो आपको इस एम्प्लॉय कंसिडर करते हैं। तो एम्प्लॉयमेंट के लिए आपका एक्सपीरियंस टॉप पे आना चाहिए। ये मेरा एक्सपीरियंस है, बट कुछ सीनियर्स कहते हैं कि नहीं, आपकी एजुकेशन टॉप पे होनी चाहिए। तो वो प्रेफर मतलब हर कोई डिफरेंट वो करता है, अप्रोच यूज़ करता है, बट मेरा प्रेफरेंस एक्सपीरियंस ही होता है टॉप पे। तो पहले आपने, अगर आपके पास डिफरेंट एक्सपीरियंस है, लाइक आपने टीचिंग भी की है, आपने इंडस्ट्री या लैब में भी काम किया है, तो पहले तो आप कैटेगराइज कर लो। हम लोग क्या मिस्टेक करते हैं कि एक यहाँ पे रिसर्च एक्सपीरियंस है, नीचे टीचिंग एक्सपीरियंस है, फिर रिसर्च एक्सपीरियंस है, फिर कहीं और पे इंटर्नशिप है, तो इस तरह चीज़ें मिक्सअप हो जाती है। तो आपने क्या करना है, इसको पहले आपने जो मैंने आपको पहले जब ग्रेड सी पे आप क्लिक करोगे वहाँ पे आपके पास आ जाएगी एक्सपीरियंस। तो एक्सपीरियंस में आप वहाँ पे रिसर्च एक्सपीरियंस ऐड करो, वहाँ पे फिर आप जो है उसको टाइटल दो, टाइटल में आप अपने डेट्स ऐड करो, फिर चीज़ों को इस तरह बुलेट पॉइंट्स में लिखो। सही है। आपने वहाँ पे उस इंस्टीट्यूट में या उस लैब में जो आपने टास्क परफॉर्म की है तो आप वहाँ पे जाके उसको बुलेट पॉइंट्स में लिखो। सही, वट एवर जो भी आप काम कर रहे हो। फिर दूसरा एक वर्क है जहाँ पे उसने काम किया, उसमें इस प्रोफेसर के साथ कोलैबोरेशन किया, किसी प्रोजेक्ट में उसने ये काम किया है, फिर ये कहीं और किया है, ये फिर इंटर्नशिप की है, इस तरह। फिर अब यहाँ पे मैंने एक और चीज़ ऐड की है, टीचिंग एक्सपीरियंस। यहाँ पे सारे अभी इंटर्नशिप्स और रिसर्च से रिलेटेड या इंडस्ट्री से रिलेटेड जो भी काम था वो किया हुआ है, रिसर्च से रिलेटेड। अब यहाँ पे टीचिंग एक्सपीरियंस, उसने किसी यूनिवर्सिटी में एज ए लेक्चरर था, उसमें उसने ये कोर्सेज पढ़ा है, सुपरविजन की है, डिफरेंट एक्टिविटीज़ में परफॉर्म कर रहा था। फिर अभी एडिशनल एक्सपीरियंस में उसने लिखा है कि वो एज ए डेवलपर भी रह चुका है। अब रिसर्च एक्सपीरियंस, टीचिंग एक्सपीरियंस और डेवलपर, ये तीनों डिफरेंट चीज़ें। ये सारा इंडस्ट्री का काम है डेवलपिंग वाला, ये टीचिंग का काम है और ये रिसर्च साइड का। तो उसने 3 डिफरेंट चीज़ें अपनी एक्सपीरियंस में शामिल कर लिए। तो ये आपको एक डाइवर्स दिखा देता है कि ये बंदा बहुत डाइवर्स है, ये डिफरेंट इन्वायरमेंट में ऑलरेडी काम कर चुका है। तो सीनियर डेवलपर में उसने एज टीम लीडर वट एवर जो भी काम किए, तो उसकी ये एक एक्सपीरियंस का पार्ट हो जाएगा। फिर दूसरा, इसके बाद मैंने एक एजुकेशन एंड ट्रेनिंग मैंने एड अप की है। सही है। तो एजुकेशन एंड ट्रेनिंग जो है, यहाँ पे मैंने अपनी एमएस और बैचलर का डिटेल्स जस्ट पुट अप की है। अब मैं अगर लर्न मोड पे यहाँ पे क्लिक करता हूँ तो यहाँ पे मैंने फील्ड का लिखा है, जीपीए मैंने लिखा है और थीसिस टाइटल लिखा है। फिर थीसिस के भी मैंने कुछ पॉइंट्स में उसको एक्सप्लेन किया है यहाँ पे। फिर सुपरवाइजर का नाम, को सुपरवाइजर का नाम, कोर्स रिलेवेंट टू द प्रोजेक्ट। अब जिस पोजीशन के लिए आपने अप्लाई करना है तो आपने ये ज़रूर याद रखना है कि आपने उसी से रिलेवेंट सारे कोर्सेज यहाँ पे मेंशन करने हैं, मास्टर में भी बैचलर में भी। अब यहाँ पे देखो, मैंने जस्ट तीसरी की पूरी 4-5 लाइन की डिटेल लिखी है और जो बैचलर की है तो वहाँ पे मैंने क्या किया है कि उसमें मैंने जस्ट जीपीए लिखा है और सिर्फ टाइटल पुटअप की है। अगर आप पीएचडी के लिए अप्लाई कर रहे हो तो आप फिर जो लेटेस्ट एजुकेशन आपने हासिल की है आपने उसकी जस्ट डिटेल पुटअप करनी है। सही है। बैचलर की भी जस्ट आपके लिए टाइटल इनफ है, उससे आप यहाँ पे रिलेवेंट कोर्सेज आप डाल सकते हो जो कि उस प्रोजेक्ट से बहुत ज़्यादा रिलेवेंट हो, जो कि आपको हाईलाइट करेगा कि इस बंदे का इतना एक्सपीरियंस और नॉलेज है इस फील्ड के बारे में। फिर जो है आप जो है डिफरेंट जो है मदर टंग आप ऐड कर सकते हो। सही है। C1 जो है काफ़ी ज़्यादा मतलब यहाँ पे फिर ये इनको बता देता है। A1 A2 जो बहुत बिगिनर्स है, B1 और B2 इंटरमीडिएट में आता है, C1 और C2 बहुत टॉप पे आता है। तो ये आप डिफरेंट ऑप्शंस चूज़ करके आप डिफरेंट लैंग्वेजेस को मेंशन कर सकते हो। आपको जो जो लैंग्वेजेस भी आती है ये आपको मल्टी लैंग्वेजिस्टिक की तरफ लेके चला जाता है। फिर यहाँ पे आपके पास डिजिटल स्किल आ जाता है। सही है। तो डिजिटल स्किल में आपके पास आपकी जो भी फील्ड है आपने वो चीज़ लिख देनी है। सही है। तो मैंने यहाँ पे स्किल्स को भी 2-3 डिफरेंट कैटेगरीज में डिवाइड किया। प्रोग्रामिंग वालों को अलग की है, पाइथन वालों को अलग की है, कंप्यूटर वालों को अलग की है, डेटा साइंस आर्टिफिशियल वालों को अलग की है। फिर उसके बाद पब्लिकेशंस है, आपने थीसिस टाइटल पुट अप करना है, उसका इस तरह लिंक देना है, IEEE का वट एवर वहाँ से आपको मिल जाएगा। फिर उसका
पब्लिश्ड है, जर्नल इन कंप्यूटिंग मतलब जो कॉन्फ्रेंस या जर्नल है उसका नाम लिखना है, सही है। एडिटर कौन था, एडिटर, और साथ जो है उसकी इम्पैक्ट फैक्टर क्या है। फिर दूसरा पेपर है जिस तरह भी आपके हैं। अब जिस तरह मैंने 2-3 पेपर के साथ लिंक पुटअप किया है, फिर यहाँ पे मैंने एक पेपर लिखा है कि ये पेपर मेरा इन प्रोग्रेस है, सही है। तो आपने इस तरह, या तो आप इसको ये एक चीज़ याद रखो कि यहाँ पे या तो आप एक सीक्वेंस के थ्रू जाओ, मतलब टॉप टू लोअर की तरफ जाओ, मतलब जो भी काम कर रहे हो उसको टॉप पे रखो, फिर नीचे रखो, या फिर ये जो है जो पब्लिश है उसको पहले रखो और फिर नीचे। बट मैं कहूँगा कि यहाँ पे थोड़ी सी ये है कि मतलब ये 2023, 22, 20 मतलब एक सीक्वेंस पे है, बट यहाँ पे ये चीज़ प्रोग्रेस है, तो इसको ऊपर आना चाहिए। तो इसको मैं अब लेके जा सकता हूँ इस तरह एरो पे क्लिक करके, सही है। ये एरो पे क्लिक करके ये अब ऊपर हो जा रहा है, तो अब ये एक सीक्वेंस में आ जाएगा 2024, 23, 22, 20, सही है। फिर प्रोजेक्ट्स आपने सेमेस्टर प्रोजेक्ट्स की है या किसी इंडस्ट्री के टाइम आपने कोई प्रोजेक्ट की इंडस्ट्री में या किसी लैब में आपने काम किया हुआ है, तो उस प्रोजेक्ट को आपने एक टाइटल देना है, सही है। और उसको जो है आपने 3-4 लाइन में समराइज करना है। यहाँ पे फिर आप नीचे उसके साथ स्किल्स भी लिख सकते हो, एक हेडिंग देके आप स्किल्स भी लिख सकते हो। तो इस तरह आपने अपने प्रोजेक्ट्स को भी 2-3 प्रोजेक्ट जो उस प्रोजेक्ट से जिस पोजीशन के लिए आप अप्लाई कर रहे हो उससे रिलेवेंट प्रोजेक्ट्स आपने एड अप करने हैं। अगर आपके पास ज़्यादा चीज़ें नहीं है CV में लिखने के लिए, तो ये आपके CV को डिफाइन करता है कि इस बंदे के पास कितने स्किल्स है या कितना वो रिलेवेंट है इस पोजीशन के लिए, या वो आइडियल कैंडिडेट है कि नहीं। फिर ऑर्गेनाइजेशन स्किल्स में अगर आपने कोई अप्रिसिएशन सर्टिफिकेट ली है कहीं से, कोई कॉन्फ्रेंस ऑर्गेनाइज किया है, टीम लीड कहीं भी एज ए टीम लीड काम किया हुआ है, वॉलंटियर काम किया हुआ है, तो आप इस तरह के डिफरेंट चीज़ें लिख सकते हो अपने CV में। फिर हॉबीज़ एंड इंटरेस्ट, ये एक एडिशनल चीज़ें हैं, आप लिख भी सकते हो। अब जिस तरह हाइकिंग है, हाइकिंग कभी हमने एक टाइम पे किया था। फिर साइकिलिंग जो कि बचपन में की है, स्विमिंग कभी की नहीं है, बस जस्ट वही हालात है। बाकी जो है आप लिख सकते हो। और रिसर्च इंटरेस्ट में आप लिख सकते हो करंटली आपकी जो अभी फ़िलहाल जिस पोजीशन के लिए अप्लाई कर रहे हो, तो कोशिश करें कि उसको टॉप पे रखो। बाकी जो है जिसमें आपको बेसिक नॉलेज है तो उसको थोड़ा सा साइड पे रखो, क्योंकि मेन फोकस आपका उधर से ही स्टार्ट होता है कि आप जिस पोजीशन के लिए अप्लाई कर रहे हो उसको फर्स्ट रखो, उसको फर्स्ट प्रायोरिटी दो, सही है। फिर जिस पोजीशन के लिए अप्लाई कर रहे हो तो उसके आपके पास कुछ कोर्सेज या सर्टिफिकेशन भी आप ऑनलाइन कर लो, कोर्सेरा से कर सकते हो, EDX है, हार्वर्ड यूनिवर्सिटी के भी कोर्सेज है, MIT है, इस तरह लिंक्डइन भी जो है कोर्सेज ऑफर कर रही है। तो इस तरह बहुत सी चीज़ें, कुछ अवार्ड जो है अगर आपने गेट की है पाकिस्तान से या कहीं से भी, तो जिस कंट्री में भी आप हो तो वो आपने लिखनी है। फिर जो है लास्ट में रेफरेंसेस, तो रेफरेंसेस के लिए जो है आप अब जिस तरह फॉर एग्जाम्पल मैंने यहाँ पे रिसर्च कोलैबोरेटर एक बंदे के साथ मैंने काम किया हुआ था पेपर में, तो मैंने उसकी सारी डिटेल्स पुटअप की है। फिर जो प्रोफेसर है या जो आपका सुपरवाइजर है उससे काम मतलब रेफरेंस ले सकते हो, सही है। तो इस तरह आप डिफरेंट चीज़ें ऐड अप कर सकते हो। और फिर उसके बाद आपने आफ्टर रिव्यू पे क्लिक करना है। फिर आफ्टर रिव्यू में यूरोपास में अब आपकी CV एक कंप्लीट फॉर्मेट में इस तरह आ जाएगी। तो अब देखो ये अबाउट मी सेक्शन आ जाएगा, ये एक्सपीरियंस का सेक्शन आ जाएगा, फिर टीचिंग एक्सपीरियंस, फिर एडिशनल एक्सपीरियंस, फिर एजुकेशन एंड ट्रेनिंग, लैंग्वेज स्किल्स, डिजिटल स्किल्स, पब्लिकेशंस, प्रोजेक्ट्स, ऑर्गेनाइजेशन स्किल, हॉबीज, एडिशनल, मतलब एक सीक्वेंस में सारी चीज़ें आ रही है। अगर आपको लगता है कि कोई चीज़ सीक्वेंस से नहीं है तो आप बैक जाके उसको यहाँ से आप जो है, अगर फॉर एग्जांपल आपको लगता है कि जो रिसर्च एक्सपीरियंस में मेरा ये वाला एक्सपीरियंस है, मैं इसको नीचे करना चाहता हूँ, इसको दूसरे वाले को टॉप पे लेके आना चाहता हूँ, इस पर क्लिक करें तो वो नीचे चला जाएगा, दूसरा खुद ऑटोमेटिकली ऊपर चला जाएगा। एक तो ये तरीका है। अगर आप चाहते हो कि नहीं मैं रिसर्च एक्सपीरियंस को टॉप पे नहीं रखना चाहता, मैं एजुकेशन को टॉप पे रखना चाहता हूँ, तो हमें पता है कि एजुकेशन जो है हमारा सेकंड पोर्शन था, तो हम इसको टॉप पे क्लिक कर लेंगे तो ऑटोमेटिकली जो हमारा एजुकेशन है वो भी नहीं है। मैं दोबारा क्लिक कर लेता हूँ। अच्छा ये यहाँ से हाँ, अब एजुकेशन ऊपर आ गया, ये अलग सेक्शन। हाँ, अब एजुकेशन ऊपर आ गया। अब इसके बाद जो है टीचिंग एक्सपीरियंस था, रिसर्च एक्सपीरियंस था, तो वो चीज़ें इधर उधर हो जाती है, सही आप कर सकते हो। फिर आप रिव्यू पे क्लिक करो, फिर कोशिश करो कि आपकी CV अभी कितने पेजेस बन रही है, आप खुद भी यहाँ पे थोड़ा सा देख लो। उसके बाद जो है आपके पास ये डिफरेंट फॉर्मेट है जो आपको सूटेबल लगता है, जिससे आपको लगता है कि इससे रीडेबिलिटी अच्छी नज़र आती है, तो आप उसमें कोई भी ऑप्शन चूज़ कर सकते हो। ये आपके पास 3-4 डिफरेंट ऑप्शन है। फिर ये कलर्स वाइज है, जो साइड में आपको कलर्स या राइटिंग वगैरह की चीज़ें नज़र आएंगी, तो आप ये चूज़ कर सकते हो, डिफरेंट कलर चूज़ कर सकते हो। साइज़ एवरेज रखना है,
फंड की या बिग करना है तो आप कर सकते हो। और यूरोपास की लोगो आप एवरी पेज पे पुटअप करना चाहते हो या जस्ट फ्रंट पेज पे, तो अगर आप फ्रंट पेज पे करोगे तो यहाँ पे आप यूरोपास की ऊपर टाइटल वगैरह आएगी, तो मैं इसको नो करता हूँ। ऐड पेज नंबर, आप पेज नंबर भी सिलेक्ट कर सकते हो, आपकी मर्जी है। इसके बाद जब आपको अगर ये फॉर्मेट हर चीज़ रेडी हो जाती है तो उसके बाद आप जाके आफ्टर व्यू पे क्लिक करके यहाँ पे अब आपकी सीवी इस तरह फॉर्मेट में जब आ जाएगी, सही है, आप उसको एक गो थ्रू कर लो कि सारी चीज़ सही है कि नहीं। जब सही है देन आपका जब अकाउंट लॉगिन होगा तो आपने यहाँ पे नाम लिखना है, डाउनलोड करना है और एंड कर देना है, तो ऑटोमेटिकली आपकी वो प्रोफाइल वहाँ पे इस वेबसाइट पे सेव हो जाएगी। नेक्स्ट टाइम आप आओगे उसी सीवी में दोबारा चेंजेस कर सकते हो। एक तो ये तरीका है, या फिर दोबारा आप जो है इंपोर्ट सीवी करके वही पुरानी यहाँ पे जब सीवी डाउनलोड करोगे, फॉर एग्जांपल मैंने यहाँ पे दे दिए कुलखान 123, अब मैं डाउनलोड करूंगा तो अब ये सीवी मेरे पास ऑलरेडी आ गई है। तो अगर कल पर दोबारा मैंने इसी सीवी में चेंज करनी है तो मैं इसको इंपोर्ट करूंगा और उसी सीवी में मैं अपनी तरीके से चेंजेस करके दोबारा डाउनलोड कर सकता हूँ। तो ये एक पूरा प्रोसेस है, तो जो कि आपने सीवी इस तरह डिज़ाइन करनी है, सीवी में क्या क्या चीज़ें लिखनी है, किस तरह लिखनी है। तो आप यहाँ पे एक एक पोर्शन जो है एनालाइज करें कि मैंने एक एक चीज़ किस तरह लिखी है, ये बुलेट पॉइंट्स में मैंने किस तरह वर्ड्स लिखे हैं, सही है, प्रोजेक्ट्स को मैंने किस तरह एक्सप्लेन की है। ये सारी चीज़ें आपने हर एक चीज़ को ऑब्जर्व करना है, उसके मुताबिक आप भी अपने डोमेन में जाके चीज़ें करें। ये नहीं कि यहाँ से चीज़ें कॉपी करें और अपनी सीवी में ऐड करो। अगर आप यहाँ पे कॉपी पेस्ट करते हो तो कल जब आप इंटरव्यू के लिए बैठोगे तो आपको फिर उसी, क्योंकि आप इंटरव्यू में जब बैठते हो तो वो आपकी सीवी ओपन करके आपसे क्वेश्चन करते हैं। अगर फॉर एग्जांपल आपने कोई टाइटल लिखा है तो आपसे पूछेगा कि इस टाइटल में आपने ये प्रोजेक्ट किया था, इसमें आपने क्या काम किया था, इसमें आपने कौन से स्किल्स यूज़ किए थे, आपने कौन से सिमुलेशंस किए थे, आपने कौन से एक्सपेरिमेंट्स किए थे, तो फिर आपको वो चीज़ आनी चाहिए। तो आप सीवी में जस्ट वो चीज़ लिखे जो आपको आती भी हो, सही है। तो ऐसा नहीं है कि आप बस जस्ट चीज़ें डालते जाओ, बट एट द एंड जब आपका इंटरव्यू आ जाए तो फिर आपको वहाँ पे इंटरव्यू में आपको बहुत ज़्यादा इश्यूज आएंगे। तो बेहतर यही है जस्ट उनको वो चीज़ें दिखाएं जो आपको आती है, सही है, वो चीज़ें ना दिखाएं जहाँ पे आप वीक हो, वो पॉइंट्स उनको ना दें, सही है। तो इसके थ्रू इस तरीके से आप जो है शॉर्टलिस्ट हो सकते हैं।